तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रखी होगी। आज सैटरडे, शनिवार, शनिचर का दिन और कल संडे, कल छुट्टी, उम्मीद यही है, और परसों मंडे। तो आज इस वीक के कहानी का लास्ट डे। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले तमाम लोगों को एक साथ, एक तो नवरात्रे और रमज़ान, ये दोनों की शुरुआत कल से इंडिया में रमज़ान है, बाकी जगहों पे आज पहला रोज़ा है। तो बहुत सारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर ने भी विश किया। तो आप तमाम लोगों को भी नवरात्रे, रमज़ान दोनों बहुत बहुत मुबारक। बड़ा ही पाक और पवित्र महीना है और ये जो 9 दिन है तो सारी चीज़ें ये हैं। लेकिन रमज़ान में भी हालांकि कई रूटीन और चीज़ें बदलती हैं, लेकिन कहानी का सिलसिला कोशिश यही कि हमेशा जारी रहेगी। तो आज की कहानी पर अब आऊँ और आज की कहानी सुनाऊँ उससे पहले एक और अपडेट आपको दे देता हूँ। मैंने क्राइम तक की इस कहानी में आपको चार्ल्स शोबराज, बिकनी किलर के नाम से मशहूर, उसकी कहानी सुनाई है। जिन लोगों ने नहीं सुनी आप ज़रूर सुने। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले करीब 20 साल से चार्ल्स शोबराज नेपाल में काठमांडू की सेंट्रल जेल में बंद हैं। मुझे याद है कई साल पहले मैं नेपाल गया था, काठमांडू, इसी स्टोरी के सिलसिले में। जब चार्ल्स शोबराज को एक वकील की बेटी से इश्क हुआ, फिर खबर आई कि दोनों ने जेल में शादी कर ली, और उस दौरान में चार्ल्स शोबराज से मिलने का भी मौका मिला था। तो 2 मर्डर के केस के सिलसिले में 2003 में चार्ल्स शोबराज बाकायदा काठमांडू में घूम रहा था। किसी लोकल जर्नलिस्ट की नज़र पड़ी, उसने चार्ल्स शोबराज की तस्वीर खींच ली, अखबार में खबर छपी, नेपाल में कोहराम मच गया कि एक मोस्ट वांटेड यहाँ खुलेआम घूम रहा है। उसके बाद वहाँ की पुलिस अलर्ट पे आई और चार्ल्स शोबराज को 2003 में अरेस्ट किया। इसके बाद 2 अमेरिकन टूरिस्ट के कत्ल के सिलसिले में नेपाल में चार्ल्स शोबराज पे मुकदमा चला और 21 साल की सज़ा हुई, जिसमें से 20 साल वो जेल में गुजार चुका है। एक और मर्डर है एक दूसरे देश के सिटीज़न का, उस पर अभी फैसला नहीं आया। हालांकि ये भी अजीब बात है कि इतने वक्त से वो जेल में और अब तक दूसरे मुकदमे का फैसला नहीं आया। लेकिन जेल में करीब 20 साल गुजार दिए हैं चार्ल्स शोबराज ने। अब एक अपील दायर की है चार्ल्स शोबराज के वकील ने वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में, और कहा है कि चूँकि हमारे इस मौकिल ने करीब 20 साल जेल में काट ली सज़ा, अब इसकी उम्र भी 77 से 78 साल, 77 या 78 ईयर ओल्ड हो गया है, तो ओल्ड एज के नाते इंसानियत को ध्यान में रखते हुए इसे अब रिलीज़ कर दिया जाए। ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में मूव किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन पर गौर फरमाया और वहाँ की सरकार को नोटिस भेजा है और नेपाल की सरकार से पूछा है कि अगर 77-78 साल की उम्र में एक बुज़ुर्ग को जो 20 साल ऑलरेडी जेल में काट चुका है, क्या उसे रिहा नहीं किया जाना चाहिए? 3 दिन का वक्त दिया है सरकार को जवाब देने के लिए। 3 दिन का वक्त जैसे ही पूरा होगा, इसके बाद ये फैसला आएगा कि सरकार का स्टैंड क्या है, फिर मैं आपको अपडेट दूंगा। हालांकि ये भी है कि अगर चार्ल्स शोबराज वहाँ से बरी हो जाता तो फिर कहाँ जाएगा? उसके अपने देश, बाकी जो शायद फ्रांस, वहाँ पे उसको मौत की और बाकी जगह पे हुई थी सज़ा, लेकिन चूँकि वक्त पे पकड़ा नहीं गया तो फिर वो सारी चीज़ें माफ़ होती गईं। थाईलैंड में भी उसको ही थी, लेकिन थाईलैंड में भी वो जो कानून आ रहा है उससे वो बच गया। इंडिया में भी लंबे वक्त तक जेल में रहा चार्ल्स शोबराज, तिहाड़ से तो भागा भी था। तो अब देखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सरकार का फैसला क्या होता है। जैसे वो फैसला आएगा, इसमें जो अपडेट होगा मैं आपको आगे ज़रूर दूंगा। और चार्ल्स शोबराज की पूरी ज़िंदगी की कहानी सुननी हो तो इसी कहानी के एपिसोड में आप चार्ल्स शोबराज की कहानी सुना चुका हूँ, आपको मिल जाएगी। अब आज की कहानी सुनाऊं या शुरू करूं उससे पहले फिर एक बार आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि चूँकि आप लोग कहानी सुनते हैं तो कुकू एफएम भी कहानियां सुनाता है। कुकू एफएम पर भी आप तमाम तरह की अपने मनपसंद जो आपका शौक़ है, जो सब्जेक्ट आप सुन सकते हैं, चाहे वो क्राइम हो, कॉमेडी हो, सिनेमा हो, क्रिमिनल हो, बायोग्राफी हो, रहस्य हो, रोमांच हो, थ्रिल हो, अलग अलग तरह की तमाम कहानियों का भंडार है यहाँ पर। तो कुकू एफएम पर भी आप जाएँ, कहानी सुन सकते हैं। और क्राइम तक के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप उसको देखें। और यहाँ पे भी आप कुकू एफएम पे कहानियों का मज़ा लें। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कई बार शक, हालांकि कहते हैं शुरू से शक ऐसी चीज़ है, एक पुरानी कहावत है कि इसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अब हमें हकीम लुकमान जो है उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने ज़माने में जब ये डॉक्टरी, मेडिकल, ये सब क्रांति नहीं हुई थी तो बहुत बड़े हकीम थे, नफ्स देख कर मर्ज़ बता देते थे। लेकिन कहा गया उन्हीं के ऊपर मुहावरा रख कर कि शक ऐसी चीज़ है जिसका इलाज हकीम लुकमान भी नहीं कर सकते थे, और ये फैक्ट है। इस शक की वजह से इस दुनिया में कितने घर फूके, कितने घर टूटे, कितने रिश्ते ख़त्म हुए, कितने जुर्म हुए,
इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आज की कहानी की ज़मीन और जड़ दोनों शक है। बात अहमदाबाद की है और बहुत पुरानी नहीं, ये मुश्किल से 2-3 दिन पहले की खबर है। एक लेडी थी, उनकी एक बेटी जिसकी शादी हो गई, जिसका नाम सोनल। सोनल की शादी हुई विनोद गायकवाड़ नाम के एक शख्स से। उन दोनों के 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चे बड़े भी हुए। एक का नाम प्रगति जिसकी उम्र 17 साल, दूसरे का नाम गणेश मराठी जिसकी उम्र 15 साल। ये दोनों बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। एग्ज़ाम आजकल आपको पता है इंडिया में शुरू हो चुका है और बाकी 12th का भी होने वाला है, 10th का शायद चल रहा है। तो इन दोनों बच्चों की नानी ने अपनी बेटी को फ़ोन किया, अपने दामाद को फ़ोन किया, बच्चों को फ़ोन किया, कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है। तो 1-2 दिन टल गया, उन्हें कुछ लगा कि क्या बात है। फिर जब फ़ोन नहीं हुआ, उन्होंने कुछ पड़ोसियों को फ़ोन किया। पड़ोसी ने कहा कि आपके बच्चों के घर में तो बेटी के घर के बाहर ताला लगा हुआ है और घर के लोग कहीं गायब हैं नहीं, कहीं चले गए। अब उनकी माँ को बड़ी चिंता हुई कि किसी ने बताया नहीं। उनकी बेटी ने कभी ऐसा नहीं किया कि अगर कहीं घूमने जाना हो, कहीं और जाना हो तो बिना इन्फॉर्म किए वे जाएँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें चिंता हुई, वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी, मेरे 2 नाती नतनी और मेरा दामाद और एक उसकी दादी भी रहती थी, ये सब गायब है। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, अहमदाबाद की पुलिस ने, और इसके बाद पुलिस ने कहा कि चलो तलाश करते हैं। पुलिस घर पे पहुंची। ये जो इलाका था इनका, ये अहमदाबाद में एक विराट नगर इलाका है और वहाँ पर एक ओढ़व इलाके की दिव्य प्रभा सोसाइटी, इस दिव्य प्रभा सोसाइटी में ही ये परिवार रहा करता था, विनोद गायकवाड़ का। तो पुलिस की टीम अब वहाँ पहुँचती है इस दिव्य प्रभा सोसाइटी में विराटनगर में। देखती घर के बाहर ताला लगा हुआ है। पड़ोसी भी आ जाते हैं। इसके बाद एक पड़ोसी को कहा जाता है कि देखो, कोशिश करो। तो वो किसी तरह से दूसरे रास्ते से अंदर दाखिल होता है। इधर पुलिस ताला तोड़ती है क्योंकि घर के अंदर से कुछ बदबू आ रही थी और पड़ोसियों ने कंप्लेंट भी कर दी कि बदबू आ रही है। इस दौरान में पुलिस आ गई। अब ताला था, पुलिस ने सोचा क्या तोड़ूं, कहीं बाहर गए हों। लेकिन जब पड़ोसियों ने कहा कि बदबू आ रही है, तो आजकल मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पर ये है कि अगर किसी घर के अंदर से बदबू आ रही है तो लोग अलर्ट हो जाते हैं। फिर वो तमाम तरह के बुरे सपने और बुरी चीज़ें जहन में दौड़ती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। तो लोगों को भी एक अनजाना सा खौफ, अनजाना सा डर था कि इस घर से बदबू आ रही है, कहीं कुछ ऊंच नीच तो नहीं हो गई, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं है। पुलिस को भी थोड़ा डाउट हुआ। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर दाखिल हुए। अंदर जिस कमरे में लोग और पुलिस, पड़ोसी और पुलिस कदम रखते, वो चौंक उठते, सिहर उठते। उस घर के 4 अलग अलग कोनों में 4 लाशें पड़ी थी। एक लाश सोनल की थी, इस घर की बहू, जिसकी उम्र करीब 37 साल थी, सोनल मराठी। दूसरे कमरे में प्रगति मराठी, एक 17 साल की बच्ची, उसकी लाश पड़ी थी। तीसरे कमरे में 15 साल का बच्चा गणेश मराठी, उसकी लाश पड़ी थी। और एक और कमरे में 70 साल की बुजुर्ग सुभद्रा मराठी, इनकी लाश पड़ी थी। सुभद्रा इन बच्चों की दादी थी। पूरे कमरे में खून ही खून फैला हुआ था, हालांकि खून सूख चुका था। लाश लगभग डिकम्पोज्ड होना शुरू हो गई थी। गर्मी वैसी है और इसी वजह से बदबू आ रही थी। अब यहाँ पर पुलिस ने जब छानबीन की और देखा, फिर उन्हें लगा 4 लाशें हैं तो शायद 5वीं भी मिलेगी, क्योंकि इस शख्स का 5वां जो घर का शख्स, जो गार्जियन, विनोद गायकवाड़। पुलिस ने तमाम तरफ ढूंढा, बेड पे, इधर उधर, 5वीं लाश नहीं मिली। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया, हॉस्पिटल भेजा पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि इन लोगों की मौत को करीब 4 से 5 दिन हो चुके हैं। अब पुलिस के लिए बड़ी अजीब बात थी कि 4-5 दिन हो गए और किसी को पता नहीं चला। पड़ोसियों को अब बदबू आई, तब एहसास हुआ और उधर माँ ने उधर रिपोर्ट लिखाई। लेकिन एक चीज़ पुलिस को परेशान कर रही थी और वो ये कि 4-4 घर में लाशें हैं और घर का गार्जियन गायब है। ताला बाहर से लगा हुआ है। इसका मतलब है जो भी कातिल है उसने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद बड़े आराम से घर के बाहर उसने ताला लगाया मेन गेट पे और निकल गया। अब पहला शक सीधे सीधे घर के इसी गार्जियन यानी विनोद गायकवाड़ पर, क्योंकि वो गायब था।
पुलिस ने विनोद गायकवाड़ को ढूंढना शुरू किया, कुछ सीसीटीवी के फुटेज से ही मदद ली, इधर उधर कहीं कुछ नहीं मिला। फिर अचानक उसकी एक बाइक मिली हाईवे पर, और वो जो हाईवे पे जिस तरफ बाइक मिली और बाइक का मुंह जिधर था वो सड़क एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की तरफ जा रही थी। पुलिस को डाउट हुआ कि या तो विनोद गायकवाड़ के साथ भी कुछ हो सकता है, अगर कातिल कोई और है तो उसका भी कत्ल हो गया, और अगर कातिल वही है तो हो सकता है वो खुदकुशी कर ले, ये भी डर है। और बाइक लावारिस मिली है, बाइक का मुंह जो है वो एमपी के बॉर्डर की तरफ है। पुलिस की एक टीम को फ़ौरन एमपी की तरफ रवाना किया, एमपी पुलिस को भी कांटेक्ट किया गया, विनोद गायकवाड़ की तस्वीरों को भेजा गया, और आखिरकार इन तमाम मशक्क़त के बाद करीब 4-5 दिनों के बाद विनोद गायकवाड़ मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पर पकड़ा जाता है। पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। पुलिस उसे पकड़कर वापस अहमदाबाद लाती है। अहमदाबाद लाने के बाद उससे पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद पूरी कहानी सामने आती है। कहानी ये थी कि विनोद गायकवाड़ की शादी सोनाली से करीब 18 साल पहले हुई थी। दोनों की गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। इसके बाद बच्चे हुए, पहले प्रगति पैदा हुई, फिर गणेश पैदा हुआ। पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठीक था, पैसे की भी कोई तंगी नहीं थी। विनोद खुद काम करता था और साथ में पत्नी सोनाली भी काम करती थी। 2 साल पहले तक 2020 तक सब कुछ ठीक था, ये परिवार खुशहाल था, सब बच्चे खुश थे। इस बार बच्चों के बोर्ड का एग्ज़ाम था, ख़ासतौर पर प्रगति का, तो पढ़ाई लिखाई भी चल रही थी, घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। लेकिन 2 साल पहले एक ऐसी चीज़ हुई जिसने विनोद गायकवाड़ के मन में, जिस औरत के साथ वो पिछले 18 साल से रह रहा था, 17 साल से, उसको लेके एक खलिश चीज़ आ गई। और उसकी वजह ये थी कि करीब 2 साल पहले एक रोज़ विनोद जब घर आया, उसकी वाइफ दफ्तर में थी, काम नौकरी पेशा थी वो, बेटी स्कूल गई हुई थी, गणेश अकेला था। उसने पापा से अपने एक बात कही। उसने कहा, पापा कि आज मैं बाहर था और अचानक घर आया, तो जब मैं घर आया तो देखा कि घर में मम्मी अकेली हैं और साथ में मम्मी जिस जगह काम करती हैं वहाँ का एक मुलाजिम मम्मी के साथ था, और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मम्मी और उनके बीच में कुछ है। अब ये बात बेटे ने कही, बाप ने सुनी, वहीं से शक के बीज एक तरह से बो दी गई। अब इसके बाद वो विनोद अपनी बीवी को फॉलो भी करता, देखता। जिस शख्स के बारे में बेटे ने कहा था उस शख्स के बारे में उसने देखा, खुद से भी बातचीत भी करती है, सब कुछ है। लेकिन कोई ऐसा सुराग और सबूत नहीं मिला था जिससे इस बातचीत को किसी रिश्ते का नाम दिया जा सके। लेकिन बेटे ने पहली बार दिमाग में ये बात डाली, और उसके बाद धीरे धीरे फिर उसी शख्स से उसने बातचीत करते हुए सुनी, तो वो शक जो है वो गहराता गया और विनोद बेचैन होता गया। उसे लगा कि क्या करे। इस बीच में अब दोनों में झगड़ा भी शुरू हो गया। कुछ वक्त पहले उसने अपनी बीवी पे चाकू से हमला भी किया, लेकिन फिर बीवी ने कंप्लेंट नहीं किया पुलिस में और वो बच गया। लेकिन अब वक्त बीतने के बाद उसे अचानक इस महीने फिर लगा कि उसकी बीवी और उस मुलाजिम के बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता है, और उसने कहा कि अब इसका बदला लेना पड़ेगा। उसने बताया कि 25 मार्च यानी कि आज से 1 हफ्ता पहले की बात है, ये शाम को घर पहुंचा। घर आने के बाद इसने अपने बेटे को, गणेश को, कहा कि तुम जाओ और बाहर से श्रीखंड ले आओ, एक मिठाई होती है। गणेश चला गया श्रीखंड लेने दुकान पर हलवाई के। फिर उसने अपनी बेटी प्रगति से कहा कि तुम जाओ और मेरे लिए पान मसाला ले आओ। बेटी प्रगति भी घर से निकल गई। अब घर में बीवी अकेली। इसने सोनाली यानी अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लाया। बीवी खुश हो गई, तो उसने कहा कि दो। उसने कहा ऐसे नहीं, सरप्राइज़ है, तुम अपनी आंखें बंद करो, या मैं तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधता हूँ, उसके बाद तुम खोलना। बीवी खुशी खुशी कि चलो उसके शौहर ने, उसके पति ने उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया है, सरप्राइज़ दे रहा है। एक खेल है, बहुत सारे घरों में खेला जाता है, आमतौर पे बच्चों के साथ ज़्यादा खेला जाता है। तो बीवी तैयार हो गई। विनोद ने अपनी बीवी की आंखों पर पट्टी बांधी। पट्टी बांधने के बाद अब वो उस तोहफे का इंतज़ार कर रही है। इस दौरान में विनोद का इरादा कुछ और ही था। वो एक बड़ा सा चाकू पहले ही ख़रीद कर लेकर आ चुका था और उसको उसी बेडरूम में उसने छुपा कर रखा था।
जैसी बीवी की आंखों पे पट्टी बांधी उसके बाद उसने वो चाकू निकाला और फिर एक के बाद एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 30 से 40 वार उसने अपनी बीवी के जिस्म पर किए, हर जगह। हालांकि शुरुआती 1-2 वार में ही बीवी जो है उस चाकू के घाव से बेहोश होकर गिर गई, लेकिन वो उसे मारता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि उसकी बीवी मर चुकी है तो उसका गुस्सा शांत हुआ, लेकिन इतनी देर में अचानक उसका बेटा गणेश आ गया। अब जब उसने गणेश को देखा कमरे में, और ये वही गणेश है जिसने 2 साल पहले अपने पिता को बताया था कि मम्मा का एक मुलाजिम को साथ मैंने देखा और उनके बीच में कुछ रिश्ता है। इससे पहले कि गणेश कुछ समझता, निकलता, भागता, बचता, विनोद ने अपने बेटे को पकड़ा और उसी चाकू से अब बेटे के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। उसे भी उसने 20 से ज़्यादा चाकू के हमले किए उस पर। बेटा मर चुका था। कुछ मिनट बीते, बेटे को दूसरे कमरे में क्योंकि बेटा रूम के भी बाहर ही था, वहाँ पे मारा। कुछ मिनट बीते, अब बेटी प्रगति पान मसाला लेकर घर में दाखिल होती है। जैसी वो दाखिल होती है उसकी नज़र अपने भाई की खून से लथपथ लाश पर पड़ती है। इससे पहले कि प्रगति चीखती, पलटती, भागती, उसका अपना बाप विनोद प्रगति को पकड़ता है उसी चाकू से जिससे अब तक वो 2 कत्ल कर चुका है। अपनी बेटी के ऊपर हमला करना शुरू करता है, उसे भी बेइंतहा चाकू के वार से मारता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कई वार, 15 से ज़्यादा। अब 3 कत्ल हो चुका था। इतनी देर में घर की बुजुर्ग जो दादी इन बच्चों की, शुभ्रा मराठी, बल्कि सुभद्रा मराठी, जिनकी उम्र 70 साल थी, वो ऊपर से नीचे आती हैं। अब वो जैसी देखती हैं, इससे पहले कि वो कुछ बोलें, चीखें, चिल्लाएं, मुंह खोलें, उसी चाकू का अगला शिकार वो बनती हैं। वो उन्हें भी उसी तरह मारता है। 4 कत्ल, घर के 4 अलग हिस्सों में 4 लाशें पड़ी हुई थी। इसके बाद वो अपने हाथ धोता है, चाकू को धोता है और फिर घर का जो दरवाज़ा उस पर ताला लगाता है, अपनी बाइक उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब ये अहमदाबाद के बाहर निकल रहा है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि जिस शख्स के लिए मैंने अपने सारे परिवार को मारा है, उस शख्स को कैसे ज़िंदा छोड़ सकता हूँ, जिसके ऊपर शक था कि उसकी बीवी का उसके साथ रिश्ता है। अब ये वापस अहमदाबाद जाने की सोचता उसे मारने के लिए, लेकिन फिर उसे एक डर लगता है कि मैंने 4 कत्ल किए, अब तक हो सकता है इसका खुलासा हो जाए। मन में एक चोर होता है, तो अगर मैं गया तो पुलिस मुझे ढूंढ रही होगी, और पुलिस ढूंढ रही होगी तो ये भी हो सकता है कि उस शख्स का भी नाम आ जाए कि उसकी वजह से मारा है, तो मैं आसानी से पकड़ा जाऊँगा। वरना वो उसी चाकू से उसे भी मारना चाहता था, यानी 5वां कत्ल करना चाहता था, लेकिन वो डर गया कि पकड़ा जाऊँगा। उसने कहा चलो उसे बाद में निपटेंगे। फिर वो बाइक से हाईवे तक पहुँचता है, बाइक वहीं छोड़ देता है, एक बस पकड़ता है और बस पकड़कर मध्य प्रदेश की बॉर्डर में दाखिल हो जाता है और वहीं इधर उधर छुपता रहता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। 4 कत्ल किए हैं, सज़ा कोई मामूली तो होनी नहीं है। कायदे से देखें, फांसी का पता नहीं, उम्र कैद तो यकीनन है। लेकिन कुल मिलाकर इस कहानी में एक जो चीज़ है वो ये है कि अगर आज या कल उसे पता चले कि जो उसके बेटे ने कहा था या जो उसने देखा, जिस बीवी पे उसने शक किया, जिस मुलाजिम के साथ किया, अगर उनका रिश्ता दोस्ती का था या कुलीग का था या उनके रिश्ते के बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो वो क्या करेगा? क्या वो 4 जाने वापस ला सकता है? क्या अपना ही भरा पूरा परिवार वापस ला सकता है? शायद नहीं। इसीलिए कहा था शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन आगे कहानी का सिलसिला ख़त्म करूं उससे पहले सिलसिला आज नातिक NATIK, अब नाटिक है, नातिक है, ये मेरी बहन बताएंगी। चित्रा गांधी जी हैं, पेरिस में हैं। थैंक यू सो मच चित्रा मेल लिखने के लिए। और ये इनके बेटे का बर्थडे है, तो और ये क्राइम तक फैमिली है जिन्होंने मुझे रिश्ता दिया है। चित्रा गांधी जो जिन्होंने अपना भाई बनाया, ये मेरी बहन है। पक्का पेरिस आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा और एफिल टावर आपके साथ चलूँगा देखने के लिए। एंड हैप्पी बर्थडे नातिक, खुश रहो हमेशा। रश्मि
इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रश्मि। बहुत सारे लोगों ने इनको विश किया, जतिन, अपूर्वा, नितिन, प्रिया व्यास। अमजद अली गौर, इनका भी जन्मदिन लेकिन कल है 3 अप्रैल, लेकिन कल कहानी होती नहीं है, तो एडवांस में अमजद आपको हैप्पी बर्थडे। शशि वशिष्ठ, इनका जन्मदिन 1 को था, शायद मैं भूल गया था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे शशि। इसके अलावा एलेक्जिया ग्रेस, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे एलेक्जिया। और विकास ग्रेस, विकास और ग्रेस ये हस्बैंड वाइफ हैं, इनकी बिटिया है ये, इन दोनों ने भेजा है, ये टोक्यो में रहते हैं। और 1 को था शायद एलेक्जिया का भी बर्थडे, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे एलेक्जिया। इसके अलावा अंकित गुप्ता की पत्नी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अंकित गुप्ता जी की वाइफ को। अंकित साहब ने नाम नहीं लिखा अपनी वाइफ का, ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने भेजा है। उमर लोधी हैं, और उमर लोधी साहब का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे उमर। और ये टर्की में रहते हैं, वैसे पाकिस्तान के हैं। शालिनी अश्वनी जी, इनका भी आज जन्मदिन है, बल्कि शालिनी अश्वनी जी, हाँ इनका जन्मदिन है आज, हैप्पी बर्थडे शालिनी जी। और विभोर अश्वनी इनकी मम्मी हैं, विभोर ने भेजा है। इसके अलावा मानवी, हैप्पी बर्थडे मानवी। और दूधनाथ गौन, इन्होंने भेजा, इनकी बिटिया है। इसके अलावा सुनील कुमार का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुनील। और सम्राट श्रीवास्तव, एडवांस में हैप्पी बर्थडे सम्राट, कल इनका बर्थडे है 3 को। और ऑल द बेस्ट आपके जेई की प्रिपरेशन के लिए, ज़रूर इसको आप क्रैक करें। इसके अलावा कुलदीप उपाध्याय हैं, रीवा के एक रेप की स्टोरी की कहानी सुनना चाहते हैं। इरफान खान हैं, मोहम्मद इरशाद खान हैं, 2 स्टोरी की फरमाइश की है। रीतम विश्वास हैं, इनकी भी स्टोरी की फरमाइश है। करम ढिल्लो हैं, और बलजीत सोंढा और विक्रम एस। करम ढिल्लो साहब की नौकरी में तरक्की हो गई है, और इनके भाई बलजीत और विक्रम साहब बड़े खुश हैं, तो अच्छा और खूब तरक्की करें आप। सिद्धांत त्यागी जी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। भरत चौहान हैं। वानी हैं फिजी आइलैंड से, थैंक यू सो मच वानी मेल के लिए, आप हमेशा अच्छे रहें। अशोक डूडी विश्नोई हैं। इसके अलावा यूनिस सिकलगर हैं, इन्होंने कहा कतर में आज पहला रोज़ा शुरू हो चुका है। सबा फहद हैं, इन्होंने भी कहा, ये भी कतर में रहती हैं, कि रोज़ा यहाँ शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ कल होगा पहला रमज़ान। तौसीफ़ सिंधी हैं। सत्यम प्रियदर्शी हैं, स्टोरी की फरमाइश की है। दीपक कुमावत हैं। अली असगर हैं पाक से, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। विशाल धीमान हैं, इनकी भी एक कहानी की फरमाइश है। बालकरण सिंह हैं, इनकी भी फरमाइश है। इसके अलावा रमेश अरोड़ा हैं। सरिता राय हैं, रियान इंटरनेशनल स्कूल के उस बच्चे की कहानी सुनना चाहती हूँ, और सरिता जी मैंने सुना दी है, इसी क्राइम तक की कहानी में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मनु जोशी हैं। आहान कुमार हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। राधे श्याम शर्मा जी हैं, और एक इस कहानी की इन्होंने फरमाइश की, काफ़ी पुरानी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा राधे श्याम शर्मा जी इसको ढूंढ कर आप तक पहुँचाऊँ। मौलिक अंघान हैं, ऋषिकेश मौलिक हैं। इसके अलावा डॉक्टर AK साहू है, इन्होंने आज मेल भी किया, और कुछ स्टोरीज़ हैं जो ये भेजेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहू साहब आपकी हेल्प के लिए। इसके अलावा अविनाश दुबे जी है। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और जो भी कहानी की फरमाइश है वो ज़रूर पूरी होगी बारी बारी से। तो कल संडे, अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, नए वीक में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।